Jai Swaminarayan everyone. Today I am going to convey one topic for the 11th standard commerce and it is from first unit that is related to importance, scope and nature of business. First of all, before understanding anything about the business, you need to understand that what is economic activity and what is non-economic activity because business is a part of economic activity. So first of all, I am going to explain you that what is economic activity. First, economic activity, any activity which is done with the objective of any economic benefit or for monetary consideration can be termed as an economic activity. Economic activity वो होती है जो एक मॉनेटरी कंसिडरेशन या फिर किसी तरह के इकोनॉमिक बेनिफिट को अर्न करने के लिए प्रोसीड की जाती है, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक बेनिफिट या फिर मॉनेटरी कंसिडरेशन को अर्न करने के लिए की जाती हो. फॉर एग्जाम्पल, फार्मर प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स, वीवर बाय मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स, carpenter by manufacturing furniture satisfy the needs of the society and they get the return in the form of monetary consideration or in the form of economic benefit. तो कुछ लोग जो होते हैं वो कोई काम करते हैं और उसका उन्हें रिटर्न मिलता है, वो जिसमें रिटर्न मिलता है इकोनॉमिक बेनिफिट या मॉनेटरी कंसिडरेशन के फॉर्म में, उसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हो. जैसे कि फार्मर जो है वो फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है, उसी तरीके से वीवर्स जो है वो क्लोथ मैन्युफैक्चर करता है और कारपेंटर आपको फर्नीचर बना के देता है जिससे कि उन्हें कुछ रिटर्न मिल सके और उसमें उन्हें रिटर्न मिलता है, इस वजह से इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कह सकते हो. सेकेंड थिंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो ऑपोजिट टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी is non-economic activity. For example, there is no objective for any economic consideration or for economic benefit. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी तरह का मॉनेटरी कंसिडरेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, किसी तरह के इकोनॉमिक बेनिफिट को अचीव करने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उसको आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, सोशल वर्कर providing social service, mother nurturing her own child, volunteer working in relief camp. Yes, अगर कोई समाज सेवक है वो समाज सेवा देता है तो उसको आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वो जो सेवा दे रहा है उसके लिए उसे किसी तरह का रिटर्न वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और उसे रिटर्न किसी तरह का अर्न करने का ऑब्जेक्टिव भी उसके पास नहीं होता, इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है. मदर नर्चरिंग और नर्सिंग हर ओन चाइल्ड. यस, आपकी माँ भी आपका देखभाल करते हैं तो उन्हें उसमें किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता और इस वजह से क्योंकि उन्हें किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिलता, इसके लिए ये उदाहरण भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है. वॉलंटियर वर्किंग इन रिलीफ कैंप. यस, कोई वॉलंटियर है जो किसी तरह के रिलीफ कैंप में काम करता हो, उसे भी किसी तरह का बेनिफिट या मॉनेटरी कंसिडरेशन अर्न करने का मोटिव नहीं होता उसके पास. इस वजह से जो भी वॉलंटियर किसी भी तरीके के डिजास्टर में फंसे हुए लोगों को किसी तरह की हेल्प प्रोवाइड करता है तो वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है. Now, I am going to explain you about the difference between economic activity and non-economic activity. Here, the first point of difference is objective. So, in economic activity, the objective is there to earn the economic benefit or monetary consideration. Economic activity में एक तरह का ऑब्जेक्टिव रहता है, एक मोटिव रहता है कि वो किसी तरह के इकोनॉमिक बेनिफिट या मॉनेटरी कंसिडरेशन को मनी, प्रॉफिट, वेल्थ के फॉर्म में अर्न कर सके. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट या इकोनॉमिक बेनिफिट को अर्न करने का मोटिव नहीं होता.
इसमें मोटिव या ऑब्जेक्टिव जो होता है वो है सर्विस टू सोसाइटी, सर्विस टू कंट्री एंड सर्विस टू ह्यूमन बीइंग। यस, इसमें सेवा देने का एक मोटिव होता है, एक एम होता है कि व्यक्ति जो है वो अपने देश को सेवा दे सके, किसी व्यक्ति को सेवा दे या फिर समाज को सेवा दे। इसमें किसी तरह का बेनिफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता। सेकेंड पॉइंट इज एक्सपेक्टेशन। यस, किस चीज को एक्सपेक्ट करते हुए या फिर किस चीज को ध्यान में रखकर इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए प्रॉफिट, सैलरी, फीस, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आर द मोटिवेटिंग फैक्टर। ये जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो प्रॉफिट, सैलरी, फीस और वेल्थ यानी कि पैसा बढ़ाने के लिए की जाती है, और इन चीजों को ध्यान में रखकर ही इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रोसीड किया जाता है। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो सिर्फ सर्विस मोटिव के द्वारा प्रोसीड की जाती है। उसमें जो एक्सपेक्टेशन होता है वो सिर्फ सर्विस का होता है। टाइप, the type of economic activities are business, employment and profession. Yes, इकोनॉमिक एक्टिविटी का अगर आप उदाहरण लेना चाहो तो उसमें बिजनेस आता है, प्रोफेशन आता है, एम्प्लॉयमेंट आता है, क्योंकि ये ऐसे काम है जिसमें किसी न किसी तरह का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होता है और किसी तरह का रिटर्न अर्न करने का एक ऑब्जेक्टिव भी होता है। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के जनरली वैसे कोई टाइप नहीं होते, लेकिन आप फिर भी उसे डोनेशन, चैरिटी या सर्विस के फॉर्म में देख सकते हो। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। यस, नाउ इन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मे वेरीज, बट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज देयर ऑलवेज रिमेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क और अनसर्टेनिटीज जो होते हैं वो हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जुड़े होते हैं, क्योंकि उसमें आपको रिटर्न मिलेगा, आपको बेनिफिट आप एक्वायर करोगे, आपका वेल्थ बढ़ेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। कभी कभार कुछ ऐसे सिचुएशंस अराइज होते हैं जिसकी वजह से आपको लॉस होता है और आपको काफी हद तक डैमेज भी उठाना पड़ सकता है। तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज रिमेनिंग देयर, व्हाइल इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे किसी तरह के रिवॉर्ड को अर्न करने का कोई मोटिव नहीं है, किसी तरह के बेनिफिट या प्रॉफिट को एक्वायर करने का भी किसी तरह का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, इसलिए रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज आर नॉट देयर। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिस्क और अनसर्टेनिटीज नहीं है, because the cost might be involved but the motive of acquiring the benefit is not there. That why the person is just doing the thing in order to satisfy his feeling and emotion. क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी कंडक्ट की जाती है वो खुद की फीलिंग या खुद के इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती है, जैसे कि डोनेशन और चैरिटी या फिर गिफ्ट देना। तो इसमें किसी तरह के रिटर्न को अर्न करने का या फिर किसी तरह के टारगेट को अचीव करने का कोई एम नहीं होता, इसलिए रिस्क और अनसर्टेनिटीज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं होते। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अर्लियर ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट the types of economic activities are business, profession and employment. Now, business. Yes, what is business? Business is an economic activity which is done with the aim of profit. Risk and uncertainties are involved in the business and it also includes the exchange of goods and service. तो business एक ऐसी economic activity है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है। इसमें कई तरह के रिस्क और अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होते हैं,
जैसे कि स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉइज, डिस्प्यूट, अनरेस्ट इन द इंडस्ट्रीज, और दूसरा नेचुरल कैलेमिटीज से जुड़े हुए भी रिस्क होते हैं जिससे बिजनेस एडवर्सली अफेक्ट होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, स्टॉर्म और साइक्लोन। दूसरा है प्रोफेशन। Profession is an activity which is being done by an educated, skilled or qualified person in return of salary, or you can say in return of some fees. तो प्रोफेशन एक तरह का ऐसा एक्टिविटी है जो जनरली कोई स्किल्ड, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति करता है ताकि वो फीस एक्वायर कर सके। For example, these professional persons are being defined as advocate, doctors, chartered accountant. They are providing you the service in return of some fees or with the expectation that they will get some fees. तो बिजनेस में जैसे प्रॉफिट अर्न करने का एम होता है, उस तरह से प्रोफेशन में एक पर्टिकुलर फीस के लिए आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग हैं डॉक्टर्स, एडवोकेट या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट, और यू कैन ऑल्सो से सेक्रेटरी। थर्ड थिंग इज एम्प्लॉयमेंट। यस, व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब। एम्प्लॉयमेंट को आप काम के तौर पे ले सकते हो, एंड इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन फॉर द रिटर्न ऑफ सैलरी, एंड द वर्क इज बीइंग असाइन्ड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो एम्प्लॉयमेंट एक तरह का काम है जिसमें आपको सैलरी मिलता है, और जो वर्क जो भी आपको दिया जाता है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखकर दिया जाता है। सो इन दिस एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिपेंडेबल एक्टिविटी, जहां आप किसी और के डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हो, जबकि जो प्रोफेशन या बिजनेस जो होता है वो काफी हद तक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी होता है। एंड इन एम्प्लॉयमेंट द वर्किंग आवर, द बेनिफिट आफ्टर रिटायरमेंट एंड द टाइम और द थिंग्स विच यू हैव टू परफॉर्म, दैट इज बीइंग डिसाइडेड, दैट इज बीइंग प्री डिसाइडेड। तो रिटायरमेंट के बाद आपका कितना बेनिफिट मिलेगा, आपकी सैलरी, आपका ड्यूरेशन ऑफ वर्क जो होता है, दैट इज बीइंग already predetermined in employment. So I have explained you about the economic activities जिसमें business, profession और employment आता है। For today, for the 11th standard commerce, I am going to explain you one more topic from the unit 1, and it is about the characteristics of business. Yes, what are the characteristics of business? First characteristics is profit. तो बिजनेस में कौन कौन सी विशेषताएं होती है और उसके नेचर और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट। यस, बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच द प्रॉफिट मोटिव इज देयर, and for that only, in order to earn the profit, sometimes or generally the price is being charged higher than the cost price. Profit is necessary for the existence of the business. तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है, इसलिए बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया है उसका प्राइस जनरली उसके कॉस्ट प्राइस से हायर रखा जाता है, क्योंकि प्रॉफिट को अर्न किया जा सके। प्रॉफिट जो है वो बिजनेस के एग्जिस्टेंस के लिए काफी जरूरी होता है। सो दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज exchange of goods and service. Yes, business includes the exchange of tangible goods and intangible services. जो बिजनेस होता है उसमें गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी exchange the electronic equipments, and electric repairing shop provides you the service to repair any electric equipment. जो
एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है वो बिजनेस में जनरली अकर होता है, और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इज वन काइंड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स। और जो इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग शॉप है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का रिपेयरिंग शॉप है, वो आपको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को रिपेयर करके देने का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इज एन एक्सचेंज ऑफ सर्विस। That is why the exchange of goods and service is involved in business. Third point is risk and uncertainties. Yes, risk and uncertainties always remains in the business. There are two types of risk, man-made risk and natural risk. Man-made risk are involved with strike, disputes, and you can say fire and accidents that are there in the business or that might be created in the business. Second is natural risk. Natural risk are those over which the business is not having any kind of control, that are arising due to natural factors like storm, earthquake, flood, etc. So due to this kind of risk that are there in the business, the return in the business remains uncertain. जो बिजनेस में जो भी रिटर्न मिलना चाहिए वो इन रिस्क की वजह से अनसर्टेन हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज दिस काइंड ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज आर एडवर्सली अफेक्टिंग द बिजनेस। ये रिस्क और अनसर्टेनिटी की वजह से जो बिजनेस में प्रिवेल होते हैं उसकी वजह से बिजनेस एडवर्सली अफेक्ट होता है। Next point is continuous activity. So business can be considered as an ongoing monetary activity in which the purchase and sales are taking place on continuous basis. तो business एक ongoing monetary activity है जिसमें purchase और sales जो होते हैं वो continuous basis पे होते हैं। For example, if any businessman have purchased one building for his residence and after some time he is selling away or he is selling that building to any other person, then that cannot be considered as a business because that activity is not taking place on continuous basis. तो बिजनेस में सिर्फ वो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है जो कंटिन्यूअस बेस पे प्रोसीड की जाती है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं जो कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रोसीड ना होती हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया कि अगर किसी बिजनेसमैन ने एक बिल्डिंग अपने रहने के लिए खरीदी हो और कुछ टाइम के बाद वो ये बिल्डिंग जो है उसे बेच देता है, देन दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज बिजनेस। फिफ्थ पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यस, here the utility or the needs of the customers are being satisfied by the goods. There are three types of utility which is being created. For example, form utility, time utility and place utility. Form utility is created when the raw material is being converted into finished goods by making the change in its shape so that it can be utilized by someone. Form utility जो है वो तब क्रिएट होती है जब किसी गुड्स को एक ऐसा आकार या फिर उसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज किया जाता है जिससे कि कस्टमर उसका ठीक तरीके से प्रयोग कर सके। तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी जो है वो कैसे क्रिएट होता है? यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए पहले गुड्स और सर्विसेज को इस तरीके से बनाया जाता है या उस वक्त पे प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि यूटिलिटी क्रिएट होती हो। यानी कि यहाँ पे कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना बाय द वे ऑफ गुड, उसे आप क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर की जो भी नीड है या फिर जो भी जरूरत है उसे सेटिस्फाई करने के लिए
गुड्स को प्रोवाइड किया जाता है या फिर गुड्स को क्रिएट किया जाता है। तो इसमें भी 3 टाइप्स है। पहला है फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। तो पहले फॉर्म यूटिलिटी इस तरह से क्रिएट की जाती है बाय मेकिंग द चेंज इन द शेप और बाय कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, द फॉर्म यूटिलिटी इज बीइंग क्रिएटेड। यानी कि किसी भी गुड्स को एक ऐसा आकार देना, उसे फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके फॉर्म यूटिलिटी को क्रिएट किया जाता है। टाइम यूटिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द गुड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड और व्हेन इट इज नीडेड, द टाइम यूटिलिटी इज बीइंग सेटिस्फाइड और द टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड। जब गुड्स की जरूरत पड़े तब उसे प्रोवाइड करने से टाइम यूटिलिटी को क्रिएट किया जाता है। यानी कि फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द गुड्स इज बीइंग स्टोर्ड एंड व्हेन इट इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, एट दैट टाइम इट इज बीइंग सप्लाइड। इन दिस वे द टाइम यूटिलिटी इज बीइंग क्रिएटेड। प्लेस यूटिलिटी, yes, place utility is being created or it is created by the way of transforming the goods from the place of production to the place of consumption। यानी कि जहां पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है वहां से उसको प्लेस ऑफ जहां पे उसकी जरूरत है उस गुड्स को वहां पे ट्रांसफॉर्म करके प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट किया जाता है। Next point is requirement of money. Yes, money is required from the beginning to the end of business. If you have to purchase the raw material to transform it into finished good, for that the money is required and money is also required by the trader in order to purchase the goods. तो बिजनेस में जो मनी होता है, जो पैसा होता है, उसकी रिक्वायरमेंट बिजनेस के शुरुआत से लेके बिजनेस के अंत तक होती है। क्योंकि पहले तो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ता है जिसे आप फिनिश्ड गुड्स में, जिसे आप उपयोगी गुड्स में बदलोगे। रॉ मटेरियल की मदद से फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, तो रॉ मटेरियल को पहले परचेस करने के लिए पैसा चाहिए। उसके अलावा जो ट्रेडर्स होता है, जो व्यापारी होता है, उसको भी पैसा चाहिए कि वो गुड्स परचेस कर सके। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी इज देयर इन द बिजनेस। लास्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, बिजनेस इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कैरिड आउट फॉर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज बीइंग रेज्ड बाय अर्निंग। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो प्रॉफिट मोटिव को अर्न करने के लिए की जाती है और प्रॉफिट को रेज किया जा सकता है जब बिजनेस ज्यादा से ज्यादा रेट जो है, जो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न एक्वायर कर सके तब। तो ये जो रिटर्न होता है बिजनेस में, उसे आप एक तरह का अर्निंग भी कह सकते हो। सो दिस आर द पॉइंट्स दैट आर रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे पहला जो पॉइंट जो यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पॉइंट है वो उसके मीनिंग में भी है कि बिजनेस एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रॉफिट के लिए किया जाता है और जिसमें प्रॉफिट को रेज किया जा सकता है इफ बाय द वे ऑफ अर्निंग एंड बाय इंक्रीजिंग द अर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। यस, बिजनेस के क्या हेतु होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज हियर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स यानी कि जो हेतु आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए हो उसे आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हो। तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यस, प्रॉफिट को बढ़ाना बिजनेस का एक एम होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल प्रॉफिट, यहां पे बिजनेस में प्रॉफिट एक बैरोमीटर होता है फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट के से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा बिजनेस कितने हद तक सक्सेसफुल होगा। सो प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर
द सस्टेनेंस एंड फॉर द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए प्रॉफिट का होना काफी जरूरी है, वरना अगर प्रॉफिट नहीं मिलता देन द सिचुएशन में कम दैट द बिजनेस विल शट डाउन सूनर और लेटर। तो बिजनेस में अगर प्रॉफिट नहीं मिलता तो बिजनेस कहीं ना कहीं जाकर बंद होने ही वाला होता है। सो हियर प्रॉफिट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। सेकेंड थिंग इज रीजनेबल प्रॉफिट। अभी के टाइम में द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल प्रॉफिट इज एक्सेप्टेड। रीजनेबल प्रॉफिट यानी कि जितना जरूरी है उतना प्रॉफिट तो बिजनेस को अर्न करना पड़ता है। इट इज रिक्वायर्ड so that the business can get the acknowledgement from the people which are there in the society. Reasonable profit earn करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बिजनेस को जो acknowledgement जो सोसाइटी में मिलना चाहिए वो मिल सके, and it is also necessary not only for the sustenance of business but also for the growth of business. प्रॉफिट से सिर्फ बिजनेस को सस्टेन किया या फिर उसे सिर्फ चलाया नहीं जाता, बल्कि बिजनेस के ग्रोथ के लिए भी प्रॉफिट काफी जरूरी होता है। सो बाय द रीजनेबल प्रॉफिट द बिजनेस कैन गेट द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द पीपल एंड इट कैन ऑल्सो रिमेन इन द कॉम्पिटिशन। बिजनेस जो है उसे कॉम्पिटिशन में खड़ा रखने के लिए भी प्रॉफिट अर्न करना काफी जरूरी होता है। So that is the first objective of business. Now, second objective. Second objective is related to wealth maximization. You can state that profit is a short-term objective of the business, while the wealth maximization is one of the long-term goal of the business. जो profit है वो short-term objective होता है, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। दैट वाई द प्रोजेक्ट विच आर गिविंग द प्रॉफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दैट आर बीइंग सिलेक्टेड। तो वेल्थ को बढ़ाने के लिए जनरली वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किए जाते हैं जो बिजनेस को लंबे समय तक के लिए फायदा पहुंचाते हो। इसमें सेकेंड पॉइंट है डिप्रेशन। At the time of depression, it may happen the profitable project may be let go. कभी कभार डिप्रेशन के टाइम पे ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट होते हैं उन्हें लेट गो किया जाता है ताकि बिजनेस में वेल्थ को मेंटेन किया जा सके या फिर मेंटेन करके रखा जा सके। इससे क्या होता है कि जब बिजनेस के पास इतना पैसा या फिर वेल्थ नहीं होता जिससे कि वो रिस्क उठा सके या फिर किसी रिस्क रिलेटेड वेंचर को अंडरटेक कर सके, so at the time of depression the profitable projects may be let gone by the businessman. तो जब बिजनेस में किसी तरह का ऐसा सिचुएशन अराइज हो रहा हो कि वो इन्वेस्टमेंट ना कर सके, वो किसी प्रॉफिटेबल वेंचर को अंडरटेक ना कर सके, तो वो वेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए प्रॉफिटेबल वेंचर्स को कभी कभार लेट गो करते हैं ताकि बिजनेस में वेल्थ मेंटेन होके रह सके या फिर वेल्थ को कंसिस्टेंट रखा जा सके फॉर वन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ओनर। यस, दिस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव is related to the interest of owner. ओनर का मेन इंटरेस्ट ये होता है कि उसके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा वेल्थ बना रहे। इस वेल्थ की वजह से बिजनेस को स्टेबिलिटी मिलती है और इस वेल्थ की वजह से बिजनेस लॉन्ग टर्म में किसी भी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करने में कैपेबल होता है। Now, other economic objective. First is, अभी दूसरे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स भी बिजनेस के होते हैं जो अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, मींस अदर आर्थिक
एम या फिर आर्थिक हेतु से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उसमें पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, एक्सपांशन ऑफ मार्केट, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यस, तो ये अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में 3 पॉइंट आते हैं, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, एक्सपांशन ऑफ मार्केट एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इज देयर। तो ये कुछ और हेतु होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, जिसमें बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सके, उसे कैसे डेवलप किया जाए। सेकेंड, नई टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाए। और तीसरा, किस तरह बिजनेस में मार्केट को, अपने मार्केट जिसमें वो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उसे कैसे बढ़ाया जाए, इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। थैंक यू।